मॉर्निंग क्लास। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी, है ना। हम पॉलिटी सेक्शन कर रहे हैं अपनी बुक का, तो उसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया था। बट नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज़ अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट किससे बनती है, ये तो अपने को पता है ना। अपनी कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो किससे बनती है, इलेक्टेड पीपल से, है ना। जिसको इलेक्ट कौन करता है, हम इलेक्ट करते हैं ना। वी द पीपल हैव द सोवरियन पावर टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड द रिप्रेजेंटेटिव हैव द पावर टू मेक द लॉज, है ना, इम्प्लीमेंट दोज लॉज, राइट। तो हम एज अ पीपल इलेक्ट करते हैं लोगों को, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो हमारे लॉ बनाने का काम करते हैं, यही कहलाती है गवर्नमेंट, है ना। बट व्हाट वी हैव अ फेडरेशन, राइट। फेडरेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल लेवल पर अलग गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर अलग गवर्नमेंट है ना, लोकल लेवल पर अलग गवर्नमेंट है। तो लोकल लेवल का मतलब है म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत, है ना। तो जब सेंट्रल लेवल पर अलग, स्टेट लेवल पर अलग, तो इनके पास अपने अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट हैं, है ना। कि सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो अपने इन सब्जेक्ट पे काम कर सकती है, स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है वो अपने इन सब्जेक्ट पे काम कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर को छीन नहीं सकती, है ना, उसको रिवोक नहीं कर सकती, है ना। इसीलिए अपने पास फेडरल गवर्नमेंट है। एक्सेप्ट इमरजेंसी को छोड़कर कभी भी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को हटा नहीं सकती। लेकिन इमरजेंसी में क्या होता है, पूरी कंट्री का सेंट्रल लेवल जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट अपना रूल हाथ में ले लेता है अगर कहीं पर भी कोई इमरजेंसी वगैरह होती है। इमरजेंसी का मतलब कोई वॉर टाइप सिचुएशन हो गई, है ना, कोई बहुत बड़ा पेंडेमिक आ गया, तो उस सिचुएशन में। अदरवाइज जो है स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमस पावर होती है, सेंट्रल के पास अपनी पावर होती है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी हो गई अब तो, है ना, तो उनके पास भी अपनी अपनी पावर होती है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। हर एक लेवल की गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, है ना, दे हैव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना। हर एक लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसके पास अपनी लेजिस्लेचर होती है, अपनी एग्जीक्यूटिव होती है और अपनी जुडिशरी होती है ना। जो सेंट्रल लेवल है वहाँ पर लेजिस्लेचर का काम कौन करता है, पार्लियामेंट, है ना, जो कहाँ पर लिखा है आर्टिकल 79 में। आर्टिकल 79 में हमको सेंट्रल लेवल पे पढ़ रहे हैं अभी हम, है ना, सेंट्रल लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमको एक पार्लियामेंट है विच इज़ आर लेजिस्लेचर। अब इनके काम तो पता ही होंगे ना आपको। लेजिस्लेचर का काम होता है मेक लॉज, है ना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इम्प्लीमेंट लॉज एंड जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रीट, है ना। तीनों के अपने अलग अलग काम होते हैं, ये तीनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करती है। मतलब एक्चुअली लेजिस्लेचर और ये जो एग्जीक्यूटिव है ये आपस में एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करती है, और ये दोनों सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं इसका ध्यान कौन रखता है, जुडिशरी, है ना। सेंट्रल लेवल पर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अच्छे से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, है ना। लेजिस्लेचर में कौन है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में कौन होते हैं, एमपीज होते हैं, है ना। पार्लियामेंट में कौन होते हैं, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉट एमएलएज, एमपीज होते हैं। एमएलए स्टेट लेवल पे होते हैं ना। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, वो स्टेट लेवल की असेंबली होती है लेजिस्लेचर, और ये है सेंट्रल लेवल की जो कि पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के मेंबर को क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो इसका काम होता है, इन एमपीज का क्या काम होता है, टू मेक लॉज, ये हमारे लिए लॉ बनाने का काम करते हैं, है ना। फिर एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का नाम से हो रहा है ना कि वो एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं ना। तो ये एमपीज तो नहीं होते, है ना। ये जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव दो तरीके की होती है, एक तो पॉलिटिकल, एक दूसरी होती है परमानेंट। पॉलिटिकल में होते हैं कोई मिनिस्टर हो गए, है ना। एमपीज में से जो मिनिस्टर बनते हैं वो हो गए, प्रेसिडेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर है, ये तो हो गए पॉलिटिकल
एग्जीक्यूटिव, और जो परमानेंट है ये तो हर 5 साल में बदलते रहते हैं, है ना, एवरी 5 ईयर ये चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो परमानेंट है उनका मतलब क्या है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं ना, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर हो गए, है ना, DM हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, यानी कि कलेक्टर, है ना, DC कलेक्टर, SDM हो गया, है ना, तो ये सब कौन है, ये हैं परमानेंट, जो हटाए नहीं जा सकते। इनका ट्रांसफ़र तो हो सकता है लेकिन ये अपनी पोजीशन से हटाए नहीं जा सकते। तो ये एग्जीक्यूटिव में 2 तरीके के होते हैं, एक तो पॉलिटिकल होते हैं, दूसरे परमानेंट होते हैं। लेजिस्लेचर में सिर्फ पॉलिटिकल है ना। हमारे लिए लॉ बनाने का काम कौन करेगा, सिर्फ वही लोग जिनको हमने इलेक्ट किया है, वो नहीं कि जो किसी पोस्ट से आए, है ना। ये क्या करेंगे, ये सिर्फ लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये क्या करेंगे, सिर्फ लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। दीज ये जो परमानेंट वाले हैं ना, दे डू नॉट हैव द पावर टू मेक द लॉ, राइट, दे ओनली हैव द पावर टू एग्जीक्यूट दोज लॉ, है ना, टू इम्प्लीमेंट दोज लॉ। ये सिर्फ उन लॉज को एग्जीक्यूट या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज वी हैव द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, इन विच द लॉ मेकिंग पावर इज ओनली इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, राइट। सो जो एग्जीक्यूटिव है उसमें 2 पार्ट होते हैं, पॉलिटिकल और परमानेंट। पॉलिटिकल में जो हमारे मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, है ना, और ये IAS, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स और SDMs और भी तरीके के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, है ना, ये हमारे लिए एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं ना। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, ये मतलब जो भी तरीके के बड़े पोस्ट पे जो भी सरकारी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, है ना। फिर होती है जुडिशरी। जुडिशरी क्या काम करती है, इन दोनों ने, एग्जीक्यूटिव ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है या नहीं, लेजिस्लेचर ने लॉ सही बनाए हैं या नहीं, ये सब जुडिशरी ध्यान रखती है ना। तो आज हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, है ना। लेजिस्लेचर में हमने पढ़ा कि क्या होता है सेंट्रल लेवल पर, ये हम क्या पढ़ रहे हैं सारा, सेंट्रल लेवल पर, है ना, स्टेट लेवल पर आगे बढ़ेंगे। तो सेंट्रल लेवल पर होती है एक पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट। उसके अंदर कौन कौन होता है, ये हमको किसने बताया, पार्लियामेंट होती है, ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया आर्टिकल 79 में, है ना। आर्टिकल 79 क्या कहता है, आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हमारी कंट्री में एक पार्लियामेंट होगी, है ना, जो सेंट्रल लेवल पर काम करेगी। अब पार्लियामेंट में मेंबर कौन कौन से होंगे, सबसे हेड जो होगा वो होगा प्रेसिडेंट, है ना। ही इज़ नॉट मेंबर बट ही इज़ इम्पॉर्टेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट, है ना। ये एक तरीके का मेंबर नहीं कह सकते हम, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो इन तीनों से मिलकर बनी होती है ना। मेंबर का मतलब क्या होता है, मेंबर के पास वोटिंग पावर होती है ना। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं, इट मीन्स वी हैव द पावर ऑफ वोट। लेकिन प्रेसिडेंट के पास वोटिंग पावर नहीं होती है, ये मीटिंग्स भी अटेंड नहीं करते हैं, है ना। तो जब हम मेंबर किसको कहेंगे, जो मीटिंग वगैरह अटेंड करे, है ना। तो ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, और ना ही ये कोई अपने लॉ बनाने में वगैरह कुछ हेल्प करते हैं ना, ये खाली साइन करते हैं। इनको एग्जीक्यूटिव में क्यों रखा है, क्योंकि ये सिर्फ साइन करते हैं, है ना। ये साइन करके एग्जीक्यूशन का काम शुरू करते हैं, राइट। ये क्या करते हैं, साइन करके एग्जीक्यूशन का काम शुरू करवाते हैं, इसीलिए इनको एग्जीक्यूटिव में रखा गया है। और ये प्रेसिडेंट है, ये लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है और ये एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता है। लेजिस्लेचर में ये पार्लियामेंट का पार्ट होता है, कब होता है, मतलब इसमें क्यों होता है, क्योंकि ये साइन, इसके साइन के बिना लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी लॉ पास नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए इसको भी पार्लियामेंट में रखा गया है। ना तो ये कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, ना ही ये कोई वोट वगैरह दे सकते हैं, लेकिन स्टिल ही इज़ द मेंबर ऑफ, ही इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द मेंबर, ही इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी पार्लियामेंट। देन लोकसभा। लोकसभा, लोक का मतलब है पीपल्स, है ना, जो जिनको हम लोग जो हैं वो इलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे MPs हैं, ऑल द MPs, है ना, जितने भी MP हैं सारे लोकसभा के मेंबर होते हैं। फिर है राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब होता है कि ये जो MP हैं, सॉरी नॉट MPs, ये जो MLAs होते हैं, है ना, MLA कहाँ पर होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं,
एमएलए कहाँ पर होते हैं? स्टेट लेवल पर होते हैं। तो हर एक स्टेट के काफ़ी सारे एमएलएज होंगे, है ना, हर एक स्टेट के काफ़ी सारे एमएलएज होंगे। तो हर एक स्टेट को, है ना, जितने भी उनके एमएलएज हैं उनमें से कुछ वो अपने यहाँ पर राज्यसभा में भेजते हैं, है ना, एमएलएज। वो अपने कुछ एमएलएज हर एक स्टेट के, जैसे एक स्टेट में हमने मान लिया कोई 200 एमएलएज हैं, है ना, 200 एमएलएज में से वो 10 एमएलएज, है ना, ये अपने में से कोई 10 एमएलएज चूज़ करेंगे, स्टेट वाले, है ना, स्टेट लेवल वाले एमएलएज अपने में से 10 एमएलएज को चूज़ करेंगे, फिर उसको वो राज्यसभा का हिस्सा बनाएंगे, है ना। ऐसा ये राज्यसभा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि जो स्टेट्स हैं, है ना, जो राज्य हैं, राज्यों को भी सेंट्रल लेवल पर कुछ कहने का मौका मिल सके, है ना। अगर कुछ ऐसा लॉ बन रहा है जो किसी पर्टिकुलर राज्य के खिलाफ है ना, कोई ऐसा लॉ बन रहा है जो किसी पर्टिकुलर राज्य के खिलाफ है, तो ये जो राज्यसभा के लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों की अनुमति चाहिए होती है ना, तीनों की अनुमति चाहिए होती है। तो राज्यसभा की अगर कोई भी राज्यों के खिलाफ कोई लॉ बन रहा है तो राज्यसभा उसको नहीं देगी अनुमति, है ना। तो इससे क्या होगा, स्टेट जो होंगे, स्टेट प्रोटेक्टेड रहेंगे, है ना। तो स्टेट्स के प्रोटेक्शन के लिए उनको पार्लियामेंट में भी जगह दी गई है। तो जो स्टेट के एमएलएज हैं वो अपने में से कुछ एमएलएज को चूज़ करेंगे, हर एक स्टेट के कुछ कुछ एमएलएज लेकर राज्यसभा में रखे गए हैं, ताकि हर एक स्टेट को सेंट्रल लेवल पर कुछ कहने का मौका मिल सके, है ना, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की कोई पावर ना छीनी जा सके, है ना। यहाँ पर तो हर एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर एक छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, है ना, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में क्या होगा, राजस्थान का अलग होगा, कर्नाटक का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, है ना। तो इस तरीके से तो राज्यसभा में स्टेट को मेंबरशिप दी गई है ताकि उनके जो भी राइट्स हैं उनका वॉयलेशन ना हो सके। तो समझ में आया, हमारे पास लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट है विच इज़ गिवन इन द आर्टिकल 79, है ना, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। President is not the member but he is part of the constitution, right? Why he is not member? Because he do not have the right of voting, okay, and he also do not preside in meetings. लेकिन जो शुरुआती जो मीटिंग होती है, सबसे पहली जो मीटिंग होती है वो प्रेसिडेंट बुलाता है ना। इलेक्शन के बाद में जब फ्रेश इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट बनती है, तो उसके बाद में जो पहली मीटिंग होती है वो कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट, राइट। फिर लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है ना। ये सारे इसके जितने भी मेंबर होंगे, मेंबर अब ये जो एमएलएज यहाँ से यहाँ गए हैं, अब ये एमएलएज नहीं रहे, अब ये क्या हो गए? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा के एमपीज जिनको हमने इलेक्ट किया है ना, लोकसभा क्यों नाम है इसका? क्योंकि इसमें वही हैं जो हमने इलेक्ट किए हैं, है ना, डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, है ना। ये कौन लोकसभा में कौन होंगे? विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड, है ना, जिनको हमने डायरेक्टली इलेक्टेड करके पार्लियामेंट में भेजा है। लेकिन राज्यसभा में कौन होंगे? इनको हमने क्या इलेक्ट किया था? हमने तो इनको एमएलए इलेक्ट किया था, है ना, एज ए एमएलए हमने इनको स्वीकार किया था। लेकिन ये इन्होंने अपने आप में से जो एमएलएज हैं सारे, इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन करके इनके कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव है, हर एक स्टेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव इन्होंने अपने यहाँ पर राज्यसभा में भेजे हैं। समझ में आ गई बात? तो अब हम लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लोकसभा, है ना, आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में लिखा है। पार्लियामेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। अब नाउ स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की स्ट्रक्चर क्या है? लोकसभा is the first and lower house of the parliament and it is called as a popular house because its members are directly elected by the public, है ना। इसको फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, है ना। जो लोकसभा होती है उसको लोअर हाउस भी कहते हैं, है ना। उसको पॉपुलर हाउस भी कहते हैं।
है ना, और इसको फर्स्ट हाउस भी कहते हैं, है ना। लोअर का मतलब क्यों है, लोअर का मतलब है कि ये जो लोकल पीपल्स ने इनको चूज़ किया है, तो ये जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में नॉर्मली वही लोग होते हैं जिनको कोई ज़्यादा नॉलेज होती है ना। अब एमएलएज अपने में से किसी को चूज़ कर रहे हैं कि वो आगे जाकर हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करे, तो ये राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो थोड़े हाईली एजुकेटेड होते हैं, उनको कोई पर्टिकुलर फील्ड में ज़्यादा नॉलेज होता है ना, जैसे साइंस में हो गया या फिर आर्ट्स में हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स में हो गया, कोई उनको ज़्यादा नॉलेज होता है, तो वो राज्यसभा में जाते हैं ताकि वो अपने स्टेट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ, है ना। इसको कहते हैं लोअर हाउस, है ना। इसमें वही होते हैं, इनके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है ना। फिर है पॉपुलर हाउस। इसको पॉपुलर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वही मेंबर होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, है ना, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। और इसको फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। फर्स्ट हाउस इसलिए क्योंकि ये जो हमारी जो लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल है, उनमें सबसे ज़्यादा राइट्स किसको मिले हुए हैं, पीपल्स को मिले हुए हैं, है ना। पीपल्स ने इनको चूज़ किया, इसलिए इनको क्या कहेंगे, फर्स्ट हाउस, है ना, ज़्यादा प्रेफरेंस इसको मिलेगी। नाउ नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। वैसे तो इसके नंबर जो थे, नंबर ऑफ मेंबर 500 पे फिक्स किए गए थे, लेकिन 1987 में, है ना, एक लॉ बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ गोवा दमन एंड दीव, जिसके थ्रू इसके जो मेंबर है वो कितने फिक्स कर दिए गए, 552, है ना, 552। अब इसमें से जो 530 हैं, अब इसके 3 ग्रुप बनते हैं, 530, 20 एंड 2, टोटल हो गए 552, है ना। 530 जो होते हैं वो तो होते हैं स्टेट से, हर एक स्टेट से। 20 जो होते हैं वो होते हैं यूनियन टेरिटरी से। यूनियन टेरिटरी के बारे में जानते हैं ना आप। फिर जो 2 जो होते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड का मतलब होता है, ये 2 जो होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं। इनको नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट क्यों करता है, ये 2 कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं, है ना, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। हमारी कंट्री में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बहुत ही कम राइट मिले हुए हैं, है ना, वो बहुत ही माइनॉरिटी में है, तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। एंग्लो इंडियन का मतलब है जो हमारी इंडिया के अंदर आकर रह रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो कहाँ के हैं, ब्रिटेन के या फिर बाहर कहीं के, है ना, इंग्लिश कंट्रीज़ के हैं, है ना। बेसिकली वो इंग्लिश कंट्रीज़ के हैं, लेकिन वो हमारी कंट्री में आकर रह रहे हैं और उनको यहाँ की सिटीजनशिप बाद में मिल चुकी है ना, तो उनको कहेंगे एंग्लो इंडियंस। इन एंग्लो इंडियंस की मात्रा मेजॉरिटी में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा माइनॉरिटी में है ना। ये क्या है, माइनॉरिटी। तो इन माइनॉरिटी को अपने को रिप्रेजेंटेशन देना है। माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो प्रेसिडेंट होगा वो 2 मेंबर्स को, है ना, 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा कि वो भी पार्लियामेंट में बैठ सके और अपने लिए कोई भी लॉ वगैरह बनाने में हेल्प कर सके। लेकिन अभी क्या हुआ, 2020 में ये एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन है वो हटा दिया गया है ना। अभी 2020 में क्या हुआ है, इनको ये जो रिजर्वेशन दिया हुआ था 2 सीटों का वो हटा दिया गया है। नॉट नॉमिनेशन, नॉमिनेशन नहीं हटाया गया है ना, यहाँ पर क्या हटाया गया है, रिजर्वेशन। क्या हटाया गया है, रिजर्वेशन। पहले इनको रिजर्वेशन भी मिला हुआ था, है ना, लेकिन अब इनको रिजर्वेशन नहीं है। फिर है इलेक्शन, है ना। 530 मेंबर फ्रॉम द स्टेट इलेक्टोरेट, 20 फ्रॉम द यूनियन इलेक्टोरेट could be elected from them, and then the president can nominate 2 member from the Anglo Indian community। 2 मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट कर सकता है। फिर है इलेक्शन। इलेक्शन है, मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। एमपीज़ को हम खुद ही इलेक्ट करते हैं, है ना, एमपीज़ आर डायरेक्टली इलेक्टेड।
डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू, जो भी 18 साल से ऊपर का है वो वोट दे सकता है अपना MLA अपना MP चूज करने के लिए, राइट। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर मेंबर, अब इनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए ना, किस इंसान को MP का इलेक्शन लड़ने का अधिकार है ना, हु हैज़ अ राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ अ MP। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वेरी मस्ट है ना, कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अपने इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एंड ही मस्ट हैव completed द एज ऑफ 25 ईयर्स, है ना, 25 साल से ऊपर की एज का होना चाहिए। He should not hold any office of profit under the government of India or any state government, ना तो स्टेट गवर्नमेंट पे ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट पे, है ना, किसी भी गवर्नमेंट लेवल पर उसकी कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए ना, ना तो स्टेट लेवल पे कोई नौकरी होनी चाहिए सरकारी, ना सेंट्रल लेवल पे कोई सरकारी नौकरी होनी चाहिए, है ना, गवर्नमेंट से किसी तरीके का वो प्रॉफिट नहीं ले रहा हो, है ना, तो वो ना तो स्टेट लेवल पे ना सेंट्रल लेवल पे कोई भी सरकारी नौकरी करता हो। फिर उसके बाद में है ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट एंड डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड ऑफ एनी बाय एनी कोर्ट, ना तो वो बैंकरप्ट होना चाहिए, है ना, बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, दिवालिया, है ना, जिसके पास पैसे ख़त्म हो गए हों, तो कोई भी कोर्ट ने उसको बैंकरप्ट ना ऐसा प्रूव कर दिया हो, या फिर ना ही अनसाउंड माइंड मतलब पागल भी घोषित ना किया हो, ना तो वो दिवालिया होना चाहिए ना वो पागल होना चाहिए, 25 साल से ऊपर होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे किसी भी तरीके का वो ऑफिस नहीं बियर करना चाहिए, यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए उसकी, और उसने इंडिया का सिटीज़न होना बहुत ही ज़रूरी है ना, इंडियन सिटीजनशिप। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। द टर्म ऑफ ऑफिस बाय लोकसभा, अब टर्म ऑफ ऑफिस मतलब कि लोकसभा कितने टाइम तक रहती है, ऑफ कोर्स है ना, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, तो ये लोकसभा कितने टाइम तक रहती है, 5 ईयर्स, है ना, हर 5 साल के बाद में डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोकसभा को पहले डिसॉल्व कर दिया जाता है, 5 साल से पहले ही, 5 साल से पहले ही डिसॉल्व कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, कई बार क्या होता है कि जो लोकसभा में MPs वगैरह होते हैं, है ना, वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाती है ना, या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है ना, वॉर टाइप कंडीशन हो जाती है, तो उस टाइम क्या होता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है ना, 5 साल से पहले ही हटा दिया जाता है। तो ऐसा अभी तक लगभग 9 बार हो चुका है ना, लोकसभा हटाई जा चुकी है। सेशन का मतलब होता है मीटिंग्स, है ना। द सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर कन्वेन्ड एंड प्रोरोग्यू बाय द प्रेसिडेंट। इनको कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, बट ही इज़ नॉट द मेंबर, है ना, वो उसमें मीटिंग में बैठता नहीं है, वो सिर्फ बुलाता है। However, the rule is in this regard is that there should be no gap of more than 6 months between two sessions, है ना, 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, है ना, 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में। देन ऑफिस बियरर ऑफ लोकसभा, अब लोकसभा में ऑफिस बियरर कौन कौन से होते हैं, MPs तो होते ही हैं, है ना, हमने पढ़ा कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको MP कहते हैं। अब इन MP के ऊपर कौन होता है, एक तो होता है स्पीकर, दूसरा होता है डिप्यूटी स्पीकर, एक तो होता है स्पीकर, दूसरा होता है डिप्यूटी स्पीकर। अब स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर कैसे बनते हैं, जो MPs होते हैं वो अपने में से किसी एक को स्पीकर चूज़ करते हैं, अपने में से किसी एक को डिप्यूटी स्पीकर चूज़ करते हैं, है ना। इनको इनके ऑफिस से, अब इनका काम भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ना, स्पीकर का काम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो अभी अपन देखेंगे। इनको इनकी ऑफिस से हटाया भी जाता है, इनको इनकी पोस्ट से हटाया भी जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, बाय सिंपल मेजॉरिटी, कि भाई स्पीकर या डिप्यूटी स्पीकर जो भी है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है ना, उसको जो काम दिए गए हैं वो अपना अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो MPs है, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर वर्क, सो व्हाट दे विल डू, दे विल वोट अगेंस्ट देम,
है ना, समझ लिया, मान लिया हमने कि हर एक मीटिंग में तो सारे के सारे मेंबर्स होते नहीं हैं, है ना, तो हमने मान लिया कि मीटिंग में लगभग 300 मेंबर इकट्ठा थे, है ना, सारे के सारे 552 मेंबर्स थे नहीं, 300 मेंबर्स थे, 300 मेंबर्स ने में से 151 मेंबर्स ने कह दिया कि स्पीकर को नहीं चाहिए, हमें ये स्पीकर नहीं चाहिए, चेंज कर दो, है ना, तो ये चेंज हो जाएगा थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, है ना। एक मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं उस मीटिंग के अंदर जो सिंपल मेजॉरिटी होती है उसको हटा देंगे, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे 552 का पूरा आधा होना चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं है, जितने बैठे हैं मीटिंग में अगर उनमें से सिंपल मेजॉरिटी उनको कहती है कि भाई स्पीकर को हटा दो तो हटा दिया जाएगा। अब स्पीकर का काम क्या क्या होता है ना, स्पीकर का ये जो ऑफिस है, जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर है, ये हमने किससे कॉपी किया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, है ना। हमारा जो पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये हमने किससे लिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जो हमारे ऊपर पहले 200 साल तक राज करके गई है ना। तो उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर जैसा राज्य चला रखा ना, वैसा ही हमने अपने यहाँ पर अडॉप्ट किया है। तो ऑल द मीटिंग ऑफ लोक सभा आर चेयर्ड बाय द स्पीकर एंड डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस इज मेंटेन्ड बाय हिम, है ना। ये चेयर का मतलब सबसे हाईएस्ट जो मेन मॉनिटर की तरह हम कह सकते हैं ना, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है वैसे ही स्पीकर होता है। तो वो क्या करता है, जैसे क्लास का मॉनिटर क्लास में डेकोरम डिसिप्लिन बनाए रखने की कोशिश करता है, ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश करता है, वैसे स्पीकर भी क्लास में जो उनकी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में डिसिप्लिन और डेकोरम बनाने की कोशिश करता है। Speaker decide the desired agenda to be taken up for the discussion during the meetings and the preside over the meetings. He also allot the time for the debate on various issues on the advice of the opposition leader. अब वो क्या करता है, जो स्पीकर होता है यही डिसाइड करता है कि आज हमारी जो पार्लियामेंट होगी, आज की मीटिंग में क्या डिसाइड किया जाएगा, है ना, किसके बारे में डिबेट की जाएगी, उस डिबेट का टाइम कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें, और डिबेट का मुद्दा क्या होगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है ना। He is the ex officio speaker of some committees of the house and he also appoint the president of selected committee and also these committees work under his guidance. अब क्या होता है, जो MPs होते हैं, है ना, MPs के अलग अलग काम होते हैं, है ना। अब हर एक MP अलग अलग कुछ करना चाहेगा, चाहे कोई एजुकेशन को लेकर करना चाहता है ना, कोई विमेंस को लेकर करना चाहता है कुछ काम, है ना, या फिर कोई हेल्थ को लेकर। तो हर एक सेक्टर की अलग अलग कमिटीज़ बनती हैं, एजुकेशन की अलग कमेटी बनती है, विमेंस की अलग कमेटी बनती है, हेल्थ की अलग कमेटी बनती है। तो ये स्पीकर क्या करता है, इन कमिटीज़ के हेड को डिसाइड करता है ना। इन कमिटीज़ का जो चेयर होगा वो कौन करेगा, है ना, इन कमिटीज़ का हेड कौन होगा। और ये जो सारी कमिटीज़ होंगी ये इसी के अंडर काम करेंगे ना, स्पीकर के अंडर काम करेंगे। डिप्यूटी स्पीकर का काम क्या होता है, जब स्पीकर प्रेजेंट नहीं हो तो डिप्यूटी स्पीकर काम करता है ना। ऑल स्पीकर कैन डिसाइड वेदर बिल इज़ मनी बिल और नॉट। अब मनी बिल क्या होता है, मनी बिल का मतलब होता है जो हमारा बजट होता है ना, बजट से पैसे निकालने वाला, है ना, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़े, तो ऐसे बिल को, ऐसा कोई भी लॉ जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ रही है वो मनी बिल कहलाएगा, है ना। तो अब मनी बिल, कोई भी लॉ मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा, है ना। अब मनी बिल डिसाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मनी बिल कौन कर सकता है, ओनली लोकसभा, है ना, ओनली लोकसभा के अंदर ही मनी बिल को शुरुआत की जा सकती है ना। फिर उसमें राज्यसभा की हेल्प की ज़रूरत तो पड़ती है, उनको भी कंसेंट देना पड़ता है, परमिशन देनी पड़ती है, लेकिन जो मनी बिल है उसकी शुरुआत कहाँ पर हो सकती है, ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। बाकी जितने भी लॉज हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का लॉ, उसमें राज्यसभा शुरुआत कर सकती है कोई भी लॉ की, लेकिन जो मनी बिल है, मनी बिल ओनली कैन स्टार्टेड थ्रू लोकसभा। ऑल द करस्पॉन्डेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट इज डन बाय द स्पीकर। अब स्पीकर क्या करता है, जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना।
इसका अपना स्पीकर होता है। स्पीकर क्या करता है, लोकसभा और प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट इनकी मीटिंग में तो जाता नहीं है ना, प्रेसिडेंट लोकसभा की मीटिंग में तो जाता नहीं है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये जो स्पीकर होता है, स्पीकर ये बताता है कि लोकसभा में क्या हो रहा है टू द प्रेसिडेंट। इन दोनों के बीच में करस्पॉन्डेंस का काम करता है ना, एक तरीके से मैटर को इधर से उधर करने वाला काम होता है ना, कि लोकसभा में क्या हो रहा है, लोकसभा में कौन से लॉज बन रहे हैं, डेकोरम है या नहीं, ये सारी चीज़ें कि भाई सब अच्छे से चल रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो स्पीकर होता है वो प्रेसिडेंट को पहुंचाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इनकी मीटिंग में तो बैठता नहीं है ना, लेकिन ही इज़ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सो ही हैज़ टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द लोकसभा। सो फ्रॉम हूम, बाय द स्पीकर, स्पीकर विल टेल हिम एवरी डिटेल ऑफ द एवरी मीटिंग। तो ये कुछ काम थे, है ना। फिर स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा ये हम कल करेंगे।